भाई वो अपने अपने शॉप जितना बिजनेस करेगा, ज्यादा बिजनेस कैसे कर पाएगा, स्केल कैसे कर पाएगा? या तो उसको और प्रोडक्ट रखने पड़ेंगे अपने शॉप पे, या तो उसको एक नई शॉप खोलनी पड़ेगी। ठीक है, अब नई शॉप खोलने के अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और ऐसी वो कितनी शॉप्स खोलेगा, चेन ऑफ शॉप्स। तो ये स्केलेबल मॉडल नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप दूसरे तरीके से देखिए, शॉप किराना टाइप के कोई स्टार्टअप है या अदर स्टार्टअप जिसने कि एक एज अ एग्रीगेटर मॉडल सभी किराना शॉप्स को एंगेज कर लिया अपने एप्लीकेशन पे, और उनको एक सॉल्यूशन दिया कि भाई आपके नियर बाय जो भी कस्टमर्स हैं उनकी डिमांड मैं आप तक पहुंचाऊंगा, और आप उनको सर्विस प्रोवाइड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रेडी टू टेक ग्रोसरी आइटम्स। ठीक है, तो जैसे ही ऑर्डर आएगा वो आप अपना उनका ऑर्डर पैक करके रखेंगे, और हम उनको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, हम उनके डोर ऑन डोर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इससे क्या हुआ, जो एग्रीगेटर मॉडल उन्होंने प्रेजेंट किया उसमें कोई भी एसेट एक्वायर नहीं किया, देयर इज नो कैपिटल एक्सपेंडिचर एट ऑल, इट इज एसेट लाइट मॉडल। करने में आप स्केल नहीं कर, फीचर इज रिस्क, सो देयर इज हाई रिस्क of failure in the startup businesses, new entrepreneurs, because as you are aware that out of 10 startups only 2 are successful. 8 startups are failed in the span of 1 to 3 years. So it is a very risky business proposition, and if it is having high risk, so it will be fetching you high returns also. High risk and high return proposition is always there. Work team, so the startups are working with a very agile team, very few people are working with the startups, less than 100 people are working in the startup, then it will be eligible to called as a startup. तो आपको बहुत बड़ी टीम नहीं दिखाई देगी जिसमें कि आप बहुत बड़ी हजारों लोगों के साथ काम कर रहे हैं। Startups are working majorly on technology with less people but key persons. CXO होते हैं, CTO होते हैं कंपनी के, चीफ टेक्निकल ऑफिसर होंगे, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर होंगे, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे, और इनके साथ 2-2 या 3-3 की वर्कफोर्स होती है जो कि ये सारा काम करती है। सो एक स्टार्टअप कंपनी में ज्यादा मैन पावर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, ब्रेन पावर की रिक्वायरमेंट होती है और टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है। एंड ये बहुत ही फ्लेक्सिबल कंपनीज होती है, दे आर रेडी टू अडेप्ट द एडवर्सिटीज ऑल्सो। आपने अभी कोरोना के टाइम में देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज जो स्टार्टअप के फॉर्म में काम कर रही थी, उन्होंने अपना मॉडल कितने जल्दी पिवट किया कि जल्दी एक्सेप्ट किया। बहुत सारे ट्रेडिशनल बिजनेसेस बिल्कुल खत्म ही हो गए, लेकिन जो स्टार्टअप्स थे उन्होंने अपने फ्लेक्सिबिलिटी के थ्रू उस मॉडल को ट्विक किया और अपना काम शुरू कर दिया। जैसे कि आप देखेंगे कि एक स्टार्टअप है हमारे यहाँ पे गो इजी, जो कि अर्बन क्लैप मॉडल पे ही काम करता है। वो घर में प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। जैसे ही कोविड आया तो इन सब सर्विसेज, क्योंकि घर में हम आने नहीं देना चाहते थे, तो सबसे पहली नीड क्या हुई, सैनिटाइजेशन सर्विसेज। सबसे पहले लोग घरों को सैनिटाइज कराने लगे, तो उन्होंने अपनी सर्विसेज में एक चीज ऐड कर दी और उसकी वजह से वो बहुत पॉपुलर हो गए और घर घर जाके सैनिटाइज करने लगे। तो उन्होंने अपने मॉडल में ही छोटा सा ट्वीक करके फ्लेक्सिबली अपने आप को अडेप्ट करवा लिया एडवर्सिटीज के अगेंस्ट में। एक और स्टार्टअप है कैमियो, जो कि मर्चेंडाइजिंग का काम करते थे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते थे, जैसे कि कॉलेजेस में यूज होते हैं आपके टी शर्ट्स, कैप्स, ये सब चीजें आप भी जानते होंगे अपने कॉलेज में आपके यहाँ पे जो टी शर्ट्स बनती है, तो वो कोई ना कोई मर्चेंडाइज प्रोवाइड करने वाले ही प्रोवाइड करते हैं, कैमियो उनका नाम है। तो वो प्रोवाइड करते थे, लेकिन जैसे ही कोविड शुरू हुआ सारी एक्टिविटीज बंद हो गई, कॉलेज शट डाउन हो गए, उनकी मशीनरी रखी रही, उनका मैन पावर रखा रहा, उसको तो चलाना ही था उनको। वो एकदम ह्यूज मतलब शटडाउन में आ गए कि यार 2 महीने 3 महीने से काम नहीं, क्या करेंगे। तो उन्होंने ट्वीट किया, एक आइडिया है कि भाई मार्केट में जो मास्क अवेलेबल है दे आर सिंगल यूज मास्क,
और उस मास्क को लोग यूज करते हैं दिन दिन भर, जबकि उसकी जो आपको यूज करना है सिंगल यूज मास्क, उसको 6 घंटे से ज्यादा हम यूज नहीं कर सकते। तो उसको एक नया वर्जन दिया कि भाई हम क्यों ना रीयूजेबल मास्क पहने, और रीयूजेबल मास्क को ही उतने 3 लेयर कंपोनेंट में बनाया जाए ताकि आप उसको धो के सुबह के वापस पहने। तो जो आदमी टी शर्ट और कैप्स और मर्चेंडाइज बना रहा था, उसी ने सिंगल यूज मास्क के बदले रीयूजेबल मास्क बनाए, और वो मास्क इतने पॉपुलर हो गए कि भाई उनके पास वापस से इतनी डिमांड आने लगी कि उनका जो बिजनेस है वो चल पड़ा। ना ही उनको अपने लेबर को घर पे बैठाना पड़ा, उसके साथ ही उन्होंने ऐसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जो कि घर पे, आपके घर पे झाड़ू बर्तन पोछा ये सब काम जो हाउसमेट्स काम करती हैं, वो घर पे बैठ गए थे, उनके पास कोई काम नहीं था। इन सबको भी एंगेज कर दिया घर बैठे बैठे, उनको मशीन प्रोवाइड करी जिनको मास्क कट करके देने थे, स्टिच करके देने थे, और घर घर मास्क बन के आए। तो लगभग 100 लोगों को उन्होंने ऐसे घर बैठे एम्प्लॉयमेंट दिया, और लगभग 1 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू अचीव किया विद इन 3 to 4 months, जो कि उनका साल भर के रेवेन्यू से डबल था। So this is the example of flexibility what these startups are having. Next, types of startups में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके के startups रहते हैं। Mostly lifestyle startups जो रहते हैं, first type जो startups है, वो freelancers रहते हैं, जो कि आपको on job work basis आपके लिए वेबसाइट डिजाइन कर देंगे, आपके लिए ऐप डिजाइन कर देंगे, जिसको हम गिग वर्कर्स बोलते हैं। These are the startups जो कि फ्रीलांस में आपके लिए जॉब वर्क टाइप से सारे काम करके देते हैं। Another example के मॉडल पे पूरे सिटी में, पूरे कंट्री में ग्रो करते हैं। तो why we are calling it small business? Because इनका बिजनेस वॉल्यूम छोटा रहता है, लेकिन ये मल्टीपल नंबर ऑफ से इनका बिजनेस ग्रो करता है। स्केल स्टार्टअप्स जो है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था ओयो, ओला, जोमेटो, ये इतने स्केलेबल है कि एक बार एक सिटी में सक्सेस होने के बाद ये अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं किसी भी सिटी में, बिकॉज इनका बिजनेस मॉडल ऑफ सर्विस वेरी डिफाइंड है, बहुत ही छोटे वीडियोस में जो कि किसी एग्जिस्टिंग बड़े स्टार्टअप के लिए, बड़ी कंपनी के लिए अच्छी वैल्यू प्रोपोजिशन बनते हैं, जिसको एक्वायर किया जा सकता है। देन वी कॉल लार्ज कंपनी स्टार्टअप्स, जैसे कि एप्पल, गूगल, फेसबुक, दीज आर द लार्ज कंपनी स्टार्टअप्स जो कि नए नए प्रोडक्ट्स बनाती रहती है, नई नई सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इनके प्रोडक्ट्स मार्केट में काफी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद आते हैं, और इनका मार्केट कैप्चर बहुत बड़ा रहता है, बहुत बड़ा है। उनमें से बहुत ही कम services using. We are using Google services like YouTube, Gmail, and many other things we are using, which is a product or byproduct of Google. Apple के कितने सारे product और services हम लोग use कर रहे हैं. So these are the large company startups. Then come to social startups. Social startups का main business profit motive के साथ साथ social service भी रहता है. जैसे कि मैं example दूंगा, हमारे startup जो कबाड़ी वाला है, इनका motive सिर्फ प्रॉफिट जनरेशन नहीं है, ये वेस्ट मैनेजमेंट का काम करते हैं। और वेस्ट आप देखिए किसी भी सिटी के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है, तो वो वेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं, सिटीजन सेंट्रिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपको वेस्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके, और उसके साथ ही वो प्रॉफिट भी जनरेट करते हैं। तो दीज आर द विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द स्टार्टअप इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू and also solving the problem statement of the citizens. Then one example is Padwala or Rahul Innovation, which is
into providing sanitary pad napkin machines, and these are the solutions which they are providing is to the public toilets also in schools and colleges. They have also provided vending machines through which you can insert a coin and then you can draw your sanitary pad. So these are, and they are also creating awareness in different schools and colleges. And what they are providing is a solution. They are providing biodegradable pads. So these are the innovative solutions which is serving the problem statement of a common citizen or women's. So now we come to the definition part. अब आप लोगों ने इतने कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए हैं तो आपको डेफिनेशन भी पता चल जानी चाहिए, लेकिन डेफिनेशन ऐसे स्टार्टअप की नहीं होती है, लेकिन डीपीआईटी जो कि नोडल एजेंसी है, इन्होंने ऑफिशियल गैजेट में 6 जुलाई 2021 को डिफाइन किया था कि टू whom to be called a startup, बिकॉज इंडिया में किसी भी नई टर्मिनोलॉजी को यूज से ज्यादा मिसयूज बहुत करते हैं, है ना? भाई स्टार्टअप को इतने सारे बेनिफिट्स हैं तो चलो हम भी स्टार्टअप होंगे, लेकिन किसको स्टार्टअप कहा जाएगा ये डीपीआईटी ने क्लियरली डिफाइन किया है. सो एनी कंपनी व्हिच हैज इनकॉर्पोरेटेड फ्रॉम डे 1 टू टिल द ईयर दे अचीव 10 years, लाइक उनका एज अगर 10 साल हो जाता है तब तक भी वो स्टार्टअप कहलाएंगे, उसके बाद वो स्टार्टअप नहीं कहलाएंगे. तो एनी प्राइवेट कंपनी और रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इन तीनों फॉर्म में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप शुरू करता है तो शुरू करने से 10 साल तक ही वो स्टार्टअप कहलाएगा, उसके बाद वो स्टार्टअप की डेफिनेशन से बाहर हो जाएगा. सेकेंड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है टर्नओवर. अगर किसी कंपनी फॉर्म या एलएलपी किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर उसका टर्नओवर 100 करोड़ के ऊपर चला जाता है, 100 करोड़ इज अ बिग अमाउंट, 100 करोड़ के ऊपर चला जाता है तो वो स्टार्टअप की डेफिनेशन से बाहर हो जाते हैं. सो आपको पता है या तो 10 साल या टर्नओवर 100 करोड़, दोनों में से जो भी चीज पहले होगी तो वो आप स्टार्टअप की डेफिनेशन से बाहर हो जाओगे. तो आप अप टू 100 करोड़ की रेवेन्यू तक ही स्टार्टअप की डेफिनेशन में रहते हो, या 10 साल के एग्जिस्टेंस के तौर पे ही आप स्टार्टअप की डेफिनेशन में रहते हैं. जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, नाउ इट इज अ ग्रोन अप, उसको 10 साल से ज्यादा हो गया, नाउ इट इज नॉट टर्म्ड एज स्टार्टअप, वो ग्रोन अप हो चुका है. एनी एंटिटी वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन, development or improvement of product or processes, services, and if it is scalable business model with a high potential of employment generation and wealth creation. तो ये सारे फीचर्स जो हमने अभी डिस्कस किए थे, ये सारे फीचर्स उसमें होने चाहिए 100 करोड़ का टर्नओवर अचीव करने से पहले तक और 10 साल की एज अचीव करने से पहले तक वो स्टार्टअप कहलाता है. With all these features, any company which is formed by splitting or reconstitution of an existing business shall not be considered as startup. ठीक है, तो किसी भी कंपनी को हम स्टार्टअप कब नहीं कहेंगे अगर वो उसने एग्जिस्टिंग कंपनी को स्प्लिट कर दिया है या डीमर्जर कर दिया है ना, और उसने अपनी एक सब्सिडरी डाल दी है. भाई क्या होता है कि एक सक्सेसफुल बिजनेस चल रहा है लेकिन इसको स्टार्टअप के बेनिफिट्स नहीं है. स्टार्टअप के बेनिफिट्स क्या होते हैं कि टैक्स में रिलीफ मिलता है उनको, कैपिटल गेन से रिलीफ मिलता है उनको. ये सारे रिलीफ लेने के लिए हम क्या करेंगे कि अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी है उसी से एक सब्सिडरी क्रिएट कर ली और एक कंपनी वापस से डाल ली. नहीं, इसको हम स्टार्टअप नहीं कहेंगे बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी. तो इसलिए हम स्टार्टअप कंपनी की डेफिनेशन को थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट करते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके और आपका कंपटीशन कम हो. तो अब हमको ये जानना रहेगा कि हाउ टू स्टार्ट अ सक्सेसफुल स्टार्टअप, या स्टार्टअप कैसे स्टार्ट होते हैं. आपकी क्यूरियोसिटी है? चैट बॉक्स में यस लिखिए. अभी तक जो डिस्कशन हुआ उसमें कुछ बल्ब ऑन हुआ है? तो हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, कैसे स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे? तो सबसे पहले आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आनी चाहिए. ठीक है, कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या हो सकती है? रियल लाइफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो सकती है. आप किस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है. उसके बाद ही आप लोग आइडिएशन स्टेज में जाते हैं या सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं कि भाई अगर ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तो इसका सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं. इसके सॉल्यूशंस जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लेना चाहेंगे कि होम ऑटोमेशन. मैं आप ही के कॉलेज का एक जो यंग एंटरप्रेन्योर है उनका नाम लेना चाहिए जो इन्वेंटो हैक और आपके कॉलेज से निकले हुए
जिन्होंने की एक होम ऑटोमेशन सॉल्यूशन क्रिएट किया था। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या सॉल्व करी उन्होंने कि भाई जब आप घर में नहीं रहते हैं तो आपके घर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कैसे आप किसको देंगे? आप क्या एक कैमरा लगा के आप इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे घर में चोरी नहीं होगी या तो हमारे घर में इंट्रूडर नहीं घुसेगा? नहीं कर सकते हैं। कैमरा तो आपको सिर्फ वो प्रूफ देगा कि भाई एक बार हो गई चीज, उसके बाद वो बताएगा एज अ प्रूफ कि हाँ आपके घर में कोई आया था या नहीं आया था, बट रियल टाइम प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व नहीं कर रहा है वो। somebody is breaching your security, अब वो नहीं बताता है कि भाई आपके घर में कोई आ रहा है, कि आपके घर में कोई चोर आ रहा है, कुत्ता आ रहा है, बिल्ली आ रहा है, कोई भी चीज आ रही है, तो आपको अलर्ट कैसे मिलेगा? तो उन्होंने सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी के थ्रू आपके घर में एक स्मार्ट बॉक्स लगा दिया। उसके बेसिस पे वो उसकी रेंज में जो भी आता है वो ये डिफाइन कर लेता है उसकी रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू कि भाई वो एक मतलब उसका एक पहले तो आइडेंटिटी पता चल जाएगी कि वो मेल है, फीमेल है, पर्सन है, लिविंग थिंग है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये चीजें आपको पता चल जाएगी। उसमें एल्गोरिथम ऐसे फिट किए हुए थे, इन सभी लोगों का बॉडी टेम्परेचर अलग अलग होता है, कुछ एल्गोरिथम्स अलग अलग होते हैं, उस हिसाब से एल्गोरिथम बनाए थे ताकि वो आपको अलर्ट दे सके कि भाई हाँ आपकी एब्सेंस में वो छोटा सा स्मार्ट बॉक्स काम कर रहा है। और सबसे अच्छी बात थी कि वो तब काम करता है जब आपके पास अगर घर में वाईफाई भी नहीं है तब भी वो प्रोवाइड करेगा वो सॉल्यूशन थ्रू योर ब्लूटूथ। ठीक है, तो आप अपने अगर मान लो आप घर से निकल गए, घर पे अकेले थे और घर में आप अपना गीजर बंद करना भूल गए या आप अपना लाइट बंद करना भूल गए या अपना आपने चालू नहीं, तो ये सब चीजें आप कैसे ऑपरेट करेंगे एक बार आप घर से निकल? तो विद द हेल्प ऑफ सेंसिंग दैट स्मार्ट बॉक्स यू कैन गिव डायरेक्शन टू ऑल योर इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट्स एंड वो अपने आप ऑपरेट करेंगे। दिस इज रियल टाइम प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो कि एक छोटे से सॉल्यूशन से हल हो जाती है। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए उन्होंने डिवाइस बनाया जो कि विदाउट वाईफाई भी काम करता है, और इसी के थ्रू उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज के जो बड़े प्रोडक्ट होते हैं होम ऑटोमेशन के, कि आपके एक कमांड से आपके लाइट चालू हो जाए, बंद हो जाए, या आपके फैन ऑन हो जाए, एसी ऑन हो जाए, आपके घर में एंटर करने से पहले अगर आपको एसी चालू मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। आपके घर पे बाहर जाने के बाद उसको बंद कर सके, तो कितना सीमलेस सॉल्यूशन। तो ये सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए आपने एक छोटा सा टूल बॉक्स बनाया। बड़ी बड़ी जो 1 लाख या 2 लाख में ये प्रॉब्लम सॉल्व करती थी, वो आपने 10 से 15 हजार के बीच में ये स्मार्ट बॉक्स बना के प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो आपने एक तो बड़ी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ली, उसके ऊपर क्रिएट किया कि भाई क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, और बाद आपके यूजर कौन हो सकते हैं आपको ये पता होना चाहिए कि हु विल बी योर यूजर, अ कॉमन मैन, सिटीजन। जैसे बहुत टाइप से आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर, यानी D2C डायरेक्ट टू कस्टमर बोल सकते हो कि हम डायरेक्टली कस्टमर को ये प्रोवाइड करेंगे। B2G बिजनेस टू गवर्नमेंट, मतलब आप गवर्नमेंट को सर्व कर रहे हैं, जैसे कि आप अगर ट्रैफिक मैनेजमेंट सॉल्यूशन दे रहे हैं या वेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो आप या ऐसी कोई सर्विसेज दे रहे हैं जो कि गवर्नमेंट के लिए यूज होगी, स्मार्ट लाइट्स, स्मार्ट पोल्स, ट्रैफिक मैनेजमेंट सॉल्यूशन, तो ट्रैफिक कौन मैनेज करेगा? ये सरकार का काम है, ये नगर निगम की सर्विसेज है, तो ये ट्रैफिक पुलिस का काम है। तो ऐसी सर्विसेज जो सीधा गवर्नमेंट को दी जाती है उसको हम कहते हैं B2G सर्विसेज। जो डायरेक्टली कस्टमर दी जाती है वो D2C डायरेक्ट टू कस्टमर्स है, B2G बिजनेस टू कस्टमर और गवर्नमेंट। तो ये बहुत सारे वैल्यू प्रोपोजिशन होते हैं जो इस तरीके का यूजर डिफाइन होता है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि हु इज योर यूजर, ठीक है, एंड हु विल पे यू। ये दोनों में डिफरेंस हो सकता है क्या? यूजर में जो आपको आपके सॉल्यूशन को पे करेगा उसमें दोनों एक ही होता है, हमेशा एक ही होते हैं, या दोनों में डिफरेंस हो सकता है यूजर में और क्लाइंट में? Is there any difference between user and client? So yes, user can be citizen also, customers also, जो कि डायरेक्टली आपको पे नहीं करेंगे, लेकिन आपका क्लाइंट गवर्नमेंट हो सकता है जिसको आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू, है ना, और वो आपके टेक्नोलॉजी के लिए या आपके सॉल्यूशन के लिए पे करता है, और हम लोग एज अ सिटीजन उसको यूज करते हैं। हम लोग डायरेक्टली पे नहीं करते, हम लोग टैक्सेस के फॉर्म में इनडायरेक्टली पे करेंगे जरूर, लेकिन हम डायरेक्ट पेमेंट नहीं करते। तो यूजर अलग हो सकता है, क्लाइंट अलग हो सकता है, बट आपको ये दोनों चीजें क्लियरली पता होना चाहिए कि आप किसके थ्रू अपना पैसा जनरेट करेंगे, किसको बेचेंगे।
क्योंकि आपकी जो सर्विसेज है, जो आप वैल्यू एडिशन दे रहे हैं, वो आपको यूजर को देना है और क्लाइंट को सर्विसेज देनी है। तो अगर जब तक आप अपने क्लाइंट को या अपने यूजर को वैल्यू प्रोपोजिशन नहीं देंगे, तब तक आपकी सर्विसेज नहीं देंगे। तो यूजर को हमेशा वैल्यू चाहिए कि भाई मैं ये क्यों लूं, मैं मुझे अगर घर बैठे तो 5% कम में कोई सामान मिल रहा है तो ही मैं लेने जाऊंगा, अदरवाइज मैं वॉक करते हुए जाऊंगा और अपने घर के नियर बाय ग्रोसरी शॉप से कोई चीज लेके आ जाऊंगा। लेकिन आपको घर बैठे बैठे सेम प्रोडक्ट 5% के डिस्काउंट में मिल रहा है, दैट इज अ वैल्यू यू आर गिविंग थ्रू योर एप्लीकेशन और योर सॉल्यूशन। इसी वैल्यू के लिए वो आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं या पे करते हैं, राइट, या आपके कस्टमर बनते हैं या सब्सक्रिप्शन मॉडल सेलेक्ट करते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स जो आपको याद रखने होंगे कि भाई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आया, फिर उसके ऊपर सॉल्यूशन आया, उसका यूजर कौन हो सकता है, क्या वैल्यू हम उसको डिलीवर करेंगे। यहाँ आने के बाद फिर जब आपको पता चलता है कि आपको एक प्रोडक्ट डिजाइन करना पड़ता है एंड उसका डेवलपमेंट करना पड़ता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिजाइन अ प्रोडक्ट एंड देन डू इट्स डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डिजाइनिंग हमारे इंडिया में बहुत कम है, जो कि यूरोपियन कंट्रीज में, चाइना में बहुत ज्यादा है। वो लोग फोकस करते हैं प्रोडक्ट डिजाइन पे। हम लोग क्या करते हैं कि यार ये सस्ता मिल रहा है, वहां से इंपोर्ट कर लेंगे और इसको थोड़ा सा इसमें कुछ सर्विसेज ऐड करके इसको कस्टमर को बेच देंगे। हम कभी भी प्रोडक्ट डिजाइनिंग पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, ये हमारी वीकनेस है, ठीक है। तो हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए प्रोडक्ट डिजाइन में, क्योंकि अगर हम लोग इंडिजिनस प्रोडक्ट बनाने लग गए तो हम उसको ना सिर्फ इंडिया में बेच पाएंगे, बल्कि हम बाहर अपने एक्सपोर्ट में भी ज्यादा उसको कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो हम ये एक बार की कॉस्ट है, प्रोडक्ट डिजाइन करने में ज्यादा टाइम भी लगता है, कॉस्टिंग भी लगती है, लेकिन एक बार प्रोडक्ट डिजाइन हो गया तो फिर आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, चाहे वो कोरोना हो या फिर कोई भी वॉर सिचुएशन हो। आप अपना इंडिजिनियस प्रोडक्शन अपने इंडिया में कर सकते हैं। आप इंडिपेंडेंट है, किसी भी चिप के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, किसी डिजाइन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आप खुद का डिजाइन कर रहे हैं, खुद के इनोवेटिव सॉल्यूशन। आप डिजाइन एंड डेवलपमेंट पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आपका फोकस प्रोडक्ट डिजाइनिंग पे होगा, उतना आपका प्रोडक्ट ज्यादा सर्विस प्रोवाइड करेगा अपने कस्टमर्स को, और उतना ही आपको मार्जिन भी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि उसको बनाने में आपको किसी को कुछ पास ऑन नहीं करना है। वी डिड नॉट हैव टू पास ऑन द मार्जिन्स टू अदर कंट्रीज और अदर सप्लायर्स। जब प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिजाइनिंग हो जाती है, बिजनेस मॉडल बन जाता है, तो आपको एक कंपनी स्टैब्लिश करनी पड़ती है। देखिए, आपको बहुत शुरू में पता होना चाहिए कि भाई आपको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है, एक एलएलपी बनानी है, या एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म करनी है। क्योंकि इन तीनों को ही आप डीपीआईटी रिकॉग्नाइज करता है एज अ स्टार्टअप। आपको मैंने ऊपर दिखाया था डेफिनेशन में कि डीपीआईटी किसको स्टार्टअप की डेफिनेशन में इंक्लूड करता है, अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और रजिस्टर्ड पार्टनरशिप, ठीक है। इन तीनों में से कोई एक चीज होगी तो उसको वो डीपीआईटी रजिस्ट्रेशन मिलने में आसानी रहेगी। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मैं इस पर्टिकुलर स्टार्टअप को अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं बना के एलएलपी बनाता हूँ तो मेरे क्या शॉर्टकमिंग्स रहेगी, या मैं आगे फ्यूचर में क्या नहीं कर पाऊंगा। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ स्टार्टअप्स, एक होता है बूटस्ट्रैप स्टार्टअप और एक होता है स्केलेबल एंड फंडेबल स्टार्टअप। बूटस्ट्रैप स्टार्टअप का मतलब होता है कि वो फंडिंग के लिए किसी और के फंड से या प्राइवेट इक्विटी या एंजल इन्वेस्टर पर डिपेंडेंट नहीं रहता है, वो खुद का पैसा खुद जनरेट करता है और अपने बिजनेस ऑपरेशन के थ्रू ही अपना फंडिंग रेज करता है। मतलब बिजनेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंड्स अवेलेबल इन द मार्केट, एक होता है कस्टमर का फंड, एक होता है इन्वेस्टर का फंड। तो ऐसे बिजनेसेस जो कस्टमर के फंड से चलते हैं, जैसे कि उन्होंने कोई प्रोडक्ट या सर्विस बनाई, डायरेक्ट मार्केट में बेचा, पैसा कमाया, उससे फर्दर प्रोडक्ट्स बनाए, फिर बेचा, फिर पैसा कमाया, और ऐसे करके वो ग्रो करते हैं। दिस इज कॉल्ड बूटस्ट्रैप स्टार्टअप, जो अपने ऑफर, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के पैसे से ही खुद का नए प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाते हैं। तो दीज आर द बूटस्ट्रैप स्टार्टअप। तो इनके लिए कौन सा मॉडल सही हो सकता है, किस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हैं, क्योंकि इनको फ्यूचर में इक्विटी रेज नहीं करनी है। तो क्या ये एलएलपी बना सकते हैं या प्राइवेट लिमिटेड बना के काम कर सकते हैं, कौन से फॉर्म में जाना चाहिए इनको? एनीवन? कोई बताएगा इसके बारे में कि किस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहिए इनको?
ma'am, do you want to say something? So, अगर आपको इक्विटी रेस नहीं करनी है और आप बूटस्ट्रैप स्टार्टअप ही रहना चाहते हैं तो आपको एलएलपी भी बना सकते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, क्योंकि इन पार्टनरशिप में आपके पास कोई इक्विटी शेयर नहीं रहता है, आप डेजिग्नेटेड पार्टनर्स रहते हैं और प्रॉफिट का इक्वल अपने पार्टनरशिप शेयरिंग रेशियो के हिसाब से शेयर कर सकते हैं। सिमिलरली आप ऐसा स्टार्टअप कर रहे हैं जिसमें कि आपको प्राइवेट इक्विटी की फंडिंग जरूरत है ना, आपको बहुत फंडिंग की जरूरत है, जैसे कि मैंने गो मैकेनिक का एग्जांपल दिया था, उसको अपने मार्केटिंग और बिजनेस डेवलपमेंट के लिए बहुत पैसा चाहिए, तो क्या वो एक एलएलपी के फॉर्म में कंपनी काम कर सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि एलएलपी के फॉर्म में आप जब काम करते हैं तो आपके पास कुछ शेयर्स ऑफर करने के लिए नहीं रहते। एलएलपी हैविंग अ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, पार्टनरशिप रेशियो में शेयर करते हैं, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऐसी कंपनी रहती है जो आपको इक्विटी शेयर्स प्रोवाइड करती है। जब आपके पास इक्विटी, जैसे दो पार्टनर, दो कंपनी में डायरेक्टर्स है, दोनों के पास 50-50% $5,000 जब आप सामने वाले को पास ऑन करोगे तभी तो वो आपको कुछ आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगा। ये पॉसिबल नहीं है एलएलपी के केस में, ये सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में। तो आपको ये पता होना चाहिए एट द वेरी बिगिनिंग कि भाई हम जो स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं क्या वो फंडेबल है, क्या उसमें फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट आएगा, तब जाके आप कंपनी थोड़ी बनाएंगे। तो उसकी तैयारी तो आपको आज से करनी पड़ेगी, है ना। तो इसलिए आपको क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए कि भाई हम इस फॉर्म में जाएंगे, और जब तक नहीं पड़े इसके लिए आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दिए जाते हैं, जिसके थ्रू आप अपने आइडियाज को, अपने एल्गोरिथम्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि आता है आपका पेटेंट फाइलिंग। पेटेंट फाइलिंग आपको सिक्योर करता है कि आपका आइडिया कोई और कॉपी ना कर ले। अगर ऐसा कोई आइडिया है जो ओपन सोर्स में नहीं है, ठीक है, जिसको आपने ही इन्वेंट किया है, तो आपको सबसे पहले उसको पेटेंट फाइल करना चाहिए। एक होता है इंडिजिनस डोमेस्टिक पेटेंट और एक होता है इंटरनेशनल पेटेंट्स। तो जो डोमेस्टिक पेटेंट्स रहते हैं उसका फाइलिंग चार्जेस इतना ज्यादा नहीं रहता है, और इंटरनेशनल पेटेंट्स का थोड़ा ज्यादा रहता है, लेकिन उसके लिए आपको गवर्नमेंट से सपोर्ट भी मिलता है अप टू 80% तक का। 80% जो अगर 5 लाख तक की फीस है, 4 लाख तक का आपको रिइम्बर्स हो जाता है ना। तो अगर ये आपका पेटेंटेबल सॉल्यूशन है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि जल्द से जल्द आप इसका पेटेंट फाइल करें किसी अच्छे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो एडवोकेट्स रहते हैं, जो अटॉर्नीज रहते हैं, उनके पास जाके आप डिस्कस कर सकते हैं कि भैया इसका पेटेंट फाइलिंग करना है। तो आप प्रोटेक्ट करिए अपने पेटेंट को। अपना ट्रेडमार्क, जो आपका लोगो आपने डिजाइन किया है, अगर वो बहुत ही कैची है, बहुत ही अच्छा नाम लिया है आपने, जैसे छोटे छोटे से नाम है, जियो, अजियो, ओयो, ओला, इतने छोटे छोटे से ब्रांड है, इनके अच्छे अच्छे से लोगो है, लेंस कार्ड, है ना। तो ये सारे प्रोटेक्टेड है। तो ऐसे ही अगर आप ब्रांड शुरू में ही प्रोटेक्ट कर लेंगे तो हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आपको इसकी अच्छी रॉयल्टी मिले। जब आपका प्रोडक्ट बन जाता है, कंपनी बन जाती है, ब्रांड बन जाता है, तो आपको क्या करना है, आपको इसकी बीटा टेस्टिंग करनी है। बीटा टेस्टिंग किसको कहते हैं? बीटा टेस्टिंग इज द टेस्टिंग ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विसेज इन अ वेरी क्लोज एटमॉस्फेयर। जैसे कि आप 50-100 लोगों के बीच में उसको लॉन्च करके टेस्ट करते हैं एज ए कस्टमर, उनके क्या फीडबैक है, क्या आपके प्रोडक्ट एक्चुअल में वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर रहा है या यहाँ पे कोई टाइम लैग है, क्या उसमें और इम्प्रूवमेंट के चांसेस है, राइट। सो दिस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय बीटा टेस्टिंग ऑफ योर प्रोडक्ट। जब आप बीटा टेस्टिंग कर लेते हैं और उसके फीडबैक्स पे आप काम करते हैं तो आपका प्रोडक्ट और रिफाइन होता है, आपकी सर्विसेज और रिफाइन होती है, एंड देन इट इज रेडी फॉर मार्केट लॉन्च। और तब आप अपने प्रोडक्ट का या सर्विस का मार्केट लॉन्च करते हैं प्रॉपरली, और उसके बाद आपकी सक्सेस डिपेंड करती है आपकी सर्विसेज पे। तो अगर आप ये सारी प्रोसेसेस फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली
there is a 90% chance that you will become a good successful startup. इसके बाद 10% आपका पैशन रहता है, वो आपको सबसे आगे लेके जाता है, उस पैशन में कमी नहीं होनी चाहिए. So in a very simplified manner, startup is a company that is in early stages of development in order to solve a real life problem statement through a product or innovative services. ठीक है, तो हमको क्लियर हो गया कि स्टार्टअप क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं. अब हम देखेंगे कि इकोनॉमिकली स्टार्टअप का इकोसिस्टम इंडिया में कैसा इमर्ज हो रहा है. सो इंडिया हैज इमर्ज एज द थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम फॉर स्टार्टअप्स ग्लोबली. पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो स्टार्टअप्स उभर के आ रहे हैं, जो सबसे बड़ा इकोसिस्टम बन के आ रहा है इंडिया, वो थर्ड प्लेस पे है with over 69,000 DPIIT recognized startups across 647 districts of the country as of 2nd May 2022. आज की डेट में 73,000 क्रॉस कर चुके हैं. डेली कम से कम 50-100 स्टार्टअप्स रजिस्टर कर रहे हैं अक्रॉस इंडिया. तो आप देखिए कि कितने तेजी से ग्रो हो रहा है. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की भी नीड है आपको सपोर्ट करना, और गवर्नमेंट की नीड इसलिए क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी भार उनके ऊपर से हल्का होता है. आप लोग सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने में. सॉल्विंग प्रॉब्लम इन 56 diverse industrial sector with 13% from IT services, 9% health tech के हैं, life sciences 7%, और education भी है 7%, 5% professional services and commercial services, 5% agriculture, 5% food and beverages. So these kind of solutions which is having a diversified services in India. 2022 में आप देखेंगे कि कितने सारे यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं. तो यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनने के लिए आप मेरा क्वेश्चन रहेगा, यूनिकॉर्न का मतलब क्या? Which startup is called unicorn startup? Anyone please be interactive. ऐसा लग रहा है कि मैं एक वन साइडेड सेशन ले रहा हूँ. यूनिकॉर्न किस स्टार्टअप को? ओके, 1 बिलियन प्लस. राइट. आंसर्स मुझे एक ही तरफ से मिल रहे हैं. अमरती जी आंसर दे रहे हैं, बाकी सब ठीक है. गुड. सो इट इज गुड टू हैव एटलीस्ट वन एंगेज्ड ऑडियंस. तो आपको 1 बिलियन प्लस से ज्यादा अगर वैल्यूएशन मिलती है, वैल्यूएशन की टर्नओवर, अमरती जी? तो वैल्यूएशन परफेक्ट है ना. तो आपका वैल्यूएशन जो है वो आपके फ्यूचर मार्जिन के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप अगर आज इस रेवेन्यू को अचीव कर रहे हैं और इससे 5 साल बाद आप किस वैल्यूएशन को अचीव करेंगे विद द करंट सिनेरियो, एग्जिस्टिंग सिनेरियो. आपके नंबर ऑफ आपके ऑर्डर्स कितने हो जाएंगे, कस्टमर्स कितने बढ़ जाएंगे, कितनी सिटीज में, कितनी ज्योग्राफी में आप सर्व कर पाओगे, कितना वॉल्यूम आप जनरेट करोगे, उसके बेसिस पे आपका वैल्यूएशन डिसाइड होता है. ठीक है. और उस वैल्यूएशन को अगर 1 बिलियन क्रॉस कर जाते हो आप, तो यू विल बी कॉल्ड एज अ यूनिकॉर्न. सो सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न पिछले 2 साल में इंडिया से निकल के आए हैं. ठीक है, जिनकी अभी 100 से भी ज्यादा यूनिकॉर्न्स हो गए हैं अपने इंडिया में. और मैं बता रहा हूँ आपको, जनवरी में मामा जो कि आपको एक कॉस्मेटिक लाइन है जो कि आपको डेली नीड्स के लिए प्रोवाइड करते हैं. मामा इज आल्सो वन ऑफ द मेंटर एंड जूरी मेंबर, वेरी रिनोन्ड प्रोग्राम. कौन सा प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ मैं? शार्क टैंक. आप सभी ने देखा होगा या शार्क टैंक में इसकी आती है. It is very easy to communicate with young entrepreneurs. क्या टर्मिनोलॉजीज उनको समझ में आती है ना. बहुत सारे एग्जांपल्स भी उनको समझ में आते हैं. तो देखिए आप, तो अभी 2022 आधा साल ही हुआ है और अभी 2 महीने में ही आपको 10 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स मिल रहे हैं. कहाँ तो स्टार्टअप की लिस्टिंग होती थी और कहाँ आपको यूनिकॉर्न स्टार्टअप, मतलब इतने जल्दी वैल्यूएशन मिल रहा है आपके. आप देखेंगे D2C, जो मैंने आपको टर्म यूज करी थी ना, D2C मतलब डायरेक्ट टू कस्टमर. Fractal is a startup which is providing AI and analytics solution. Lead School is under EdTech. ठीक है. Drawingbox is HR Tech. Dealshare is social commerce. Elastic Run is B2B e-commerce. So इंटीरियर डिजाइन में लिव स्पेस आ गया है. लिव स्पेस के एड्स आपको देखने को मिलते हैं फेसबुक पे.
4.25 लाख में आपका 3 BHK को इंटीरियर डिजाइनिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अभी क्या होता था कि आपको अगर अपने घर का रिनोवेशन या इंटीरियर डिजाइन देखना है तो आप सर्च करते रहते कौन सा बेटर है कौन सा नहीं। इन्होंने सीधा पैकेजेस बना दिए, 3 BHK 4 लाख, 5 BHK 6 लाख, ऐसे करके इन्होंने पैकेजेस डाल दिए और बहुत ही क्रिएटिव सॉल्यूशंस हैं इनके पास और ये फटाफट ग्रो हो गए क्योंकि ऑनलाइन अवेलेबल है इनके सॉल्यूशन। एक्सप्रेस बीस जो है वो लॉजिस्टिक में है, यूनिफोन तो ऐसा नहीं है कि एक डोमेन में अगर एक DFL जैसा DHFL जैसे हो गया या फिर आपका कुरियर सर्विसेज आपकी प्रोवाइड करने वाला कोई होगा तो दूसरा नहीं आ सकता। डिलीवरी भी है, एक्सप्रेस बीस भी है, तो आपको थोड़ा सा अपना नीश आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, अपनी सर्विसेज आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि भाई मैं या तो सेम सर्विस कम कॉस्ट में दे दूं या सेम कॉस्ट में कुछ एडिशनल सर्विस दे दूं। दिस इज योर वैल्यू प्रोपोजिशन, राइट? सेम कॉस्ट में ज्यादा सर्विस या सेम सर्विस कम कॉस्ट में, अगर ये आप प्रोवाइड करते हो तो आप सेम लाइन ऑफ बिजनेस में एग्जिस्ट कर सकते हो, आप एक और ई-कॉमर्स इंडस्ट्री बन सकते हो। रिसेंटली वी हैव सीन द एग्जांपल ऑफ मीशो। मीशो भी क्या कर रहा है, सेम ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में आपको सारे प्रोडक्ट्स दे रहा है, आपको आपके सारे लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स दे रहा है। तो ये कोई पहली बार तो हम ऐसी कोई ऐप या वेबसाइट यूज नहीं कर रहे थे, लेकिन क्योंकि वो बहुत ही रीजनेबल रेट पे, बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड रेट पे अच्छी क्वालिटी सर्विसेज दे रहा है और फिर उसको इन्वेस्टमेंट भी फेसबुक से मिल गया है तो एक ब्रांड भी क्रिएट हो गई है, तो वो सर्वाइव कर रहा है मार्केट में, तो वो मार्केट लीडर बनने की तरफ आ गया। तो आप ऐसा मत सोचिए कि भाई ये तो पहले से एग्जिस्ट करता है, इसमें मैं क्या कर पाऊंगा। आपको वो वैल्यू जो आप देने वाले हो कस्टमर को वो डिफाइन करनी पड़ेगी कि भाई मैं क्या इससे कम कॉस्ट में ये चीज दे सकता हूँ या क्या मैं कुछ एडिशनल सर्विस दे सकता हूँ। So 90 founders among 500 US unicorns were Indian born। ये स्टडी कहती है कि यूएस में 500 से ज्यादा जो यूनिकॉर्न्स है उसमें 90 फाउंडर्स जो है वो इंडिया से हैं। ठीक है, और आप देखिए नॉन यूएस बॉर्न का रेशियो कितना है और इंडियन यूएस बॉर्न का रेशियो कितना है, तो वी आर एक्चुअली ऑलमोस्ट इक्वल टू द यूएस बॉर्न, है ना। यूएस बॉर्न से ज्यादा ही है। इंडिया के 90 फाउंडर्स है, इजराइल के 52 फाउंडर्स है। टॉप 10 कंट्रीज फॉर नॉन यूएस बॉर्न, उसमें हम सबसे ज्यादा आगे हैं। तो आप देखिए कि यूएस कितना रिकॉग्नाइज करता है इंडियन फाउंडर्स को उनके स्टार्टअप्स के लिए। तो राइजिंग एंटरप्रेन्योरशिप का ये चार्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें कि आप देखेंगे कि 2016-17 से स्टार्टअप की जर्नी कैसे रही है। सिर्फ 743 स्टार्टअप रजिस्टर्ड थे हमारे 5 साल पहले, और उसके बाद एकदम से जंप आया 2017-18 में 7,856, मतलब 10 टाइम्स स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुए। फिर थोड़ा सा स्टैग्नेंट रहा, उसके बाद फिर 2019-20 में 12,870 रजिस्टर्ड हुए। ठीक है, और उसके बाद यही ग्रोथ रेट 20-21 में भी, ऑल्दो कोरोना था, कोरोना थोड़ा हिट किया 21-22 में, नंबर ऑफ स्टार्टअप 3,687। तो ये जून तक का डेटा है। इसमें टॉप इंडस्ट्रीज देखेंगे तो आईटी डेफिनेटली इज द फर्स्ट चॉइस। आईटी के सबसे ज्यादा स्टार्टअप रजिस्टर्ड है, उसके बाद हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेस के सबसे ज्यादा 4,373। एजुकेशन में नेक्स्ट थर्ड लार्जेस्ट सेक्टर इज एडटेक, इसमें 3,500 स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड है। प्रोफेशनल्स एंड कमर्शियल सर्विसेज में 2,000, एग्रीकल्चर में, फूड एंड बेवरेजेस में, ये सब इक्वली शेयर होल्ड करते हैं। तो ये सारी इंडस्ट्रीज में स्टार्टअप्स आज डिफरेंशिएट होते हैं। अब मैं आपको आगे बताना चाहूँगा कि स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए जो फैसिलिटीज अवेलेबल है मार्केट में, उसको क्या कहा जाता है, स्टार्टअप इंक्यूबेटर। ठीक है, जैसे इंक्यूबेशन सर्विसेज आपको पता ही होगी कि इंक्यूबेशन सर्विसेज में आप स्टार्टअप को इनिशियल हैंड होल्डिंग करते हैं टू मेक देम स्टेबलाइज, टू सस्टेन इन द मार्केट, to make them ready to face the challenges of the market situation। तो हम उनको इनिशियल लेवल पे जो प्रोवाइड करते हैं वो है कोवर्किंग स्पेस, वो है मेंटरशिप, एंड मोस्टली जो स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स होते हैं वो नॉट फॉर प्रॉफिट होते हैं। दे आर रेडी टू हेल्प द एंटरप्रेन्योर्स टू ग्रो देयर बिजनेसेस अंडर वन अम्ब्रेला। सारी सर्विसेज उनको एक अम्ब्रेला में मिलती है। स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स प्ले मोस्ट नीडेड एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टार्टअप इकोसिस्टम। लगभग 13 सेंट्रल गवर्नमेंट ministry departments were supporting incubators. In total 284 incubators identified in India। लगभग 300 के आसपास incubators हैं
और उन 300 में से 32 इंक्यूबेटर्स जो है वो मध्य प्रदेश में है, लगभग 10%। 6 इंक्यूबेशन सेंटर्स जो है वो भोपाल में है, जिसमें कि ग्रीनेस फाउंडेशन है, वर्कस्पेस सिटी है, VSPL इनिशिएटिव्स प्राइवेट लिमिटेड, AIC आर्टेक है, मैनेट का उल्टा है और AIC R&D है। ये सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं भोपाल में। कोई बता पाएगा कि ये कौन सा इंक्यूबेशन सेंटर की फोटो है, या आप में से किसी ने विजिट किया है? बीनेस्ट। यस, बीनेस्ट। सो ये बीनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर की फोटो है, जहाँ पे मैं अभी बैठा हूँ। और ये बीनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर सेक्शन 8 कंपनी भोपाल स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव, तो भोपाल स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर बनाया गया इंक्यूबेशन सेंटर है, जो कि गवर्नमेंट बैक्ड इंक्यूबेशन सेंटर है। आइए देखते हैं कि इसकी सर्विसेज या इसकी फैसिलिटी क्या क्या है। So we know about BNEST. So BNEST का aim था to create one of the India's best incubation center with the most advanced technology, and BNEST provides the services in the 12,000 square feet of state-of-the-art area in the heart of the city. ये भोपाल में आपने गोविंदपुरा क्षेत्र में है, near Carmel Convent School. So it is very well connected with MP Nagar, New Market, very well placed, and इसका इकोसिस्टम जो इसका स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही वाइब्रेंट है। आपको यहाँ आके एक अलग ही लेवल की एनर्जी फील होगी। क्लाउड प्लेटफॉर्म्स वी आर हैविंग 7,000 गीगाबाइट का क्लाउड स्पेस है हमारे पास, जो कि सबसे बड़ा है मध्य प्रदेश में। हम लोग दूसरी कंपनीज को भी सर्व करते हैं, मैनेट को भी सर्व करते हैं, पुलिस को भी सर्व करते हैं। तो हमारे पास जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है वो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा है। ठीक है। What we are providing as a service is legal, financial and marketing services, idea validation and business modeling guidance, events such as hackathons and startup conclaves हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए किसी स्टार्टअप को अगर अपना बिजनेस शुरू करना है तो उसको क्या चाहिए रहता है? एक ऑफिस स्पेस चाहिए रहती है, ऑफिस स्पेस हम प्रोवाइड करते हैं। हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए रहता है, वो हम देते हैं। हाउसकीपिंग फैसिलिटी हो गई, या आपको सिक्योरिटी सर्विसेज हो गई, वो सारी प्रोवाइड करते हैं। और एट व्हाट कॉस्ट? एट अ वेरी रीजनेबल कॉस्ट। मतलब आप 2,000 रुपये में ऐसी सर्विसेज कहाँ प्रोवाइड करते हैं कि एक प्रॉपर कैबिन मिल जाए जहाँ पे आप अपने टीम के साथ बैठ के डिस्कस कर सके। आपको लीगल, फाइनेंशियल, बिजनेस की कोई भी गाइडेंस चाहिए, वहाँ पे आपके पास मेंटर्स अवेलेबल हैं। कोई भी क्वेरी हो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो टेक्निकल ऑफिसर्स आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। इसके साथ साथ मतलब आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों चीजें। सॉफ्ट में आपको IIT प्लेटफॉर्म से डिफरेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, जिसपे आप अपने मॉडल्स, प्रोटोटाइप को टेस्ट कर सकते हैं। आपके पास टिंकरिंग लैब है, जिसमें आप अपने आइडिया और प्रोटोटाइप पे काम कर सकते हैं कि भाई आप 3D प्रिंटिंग में आपका डिजाइन कैसा दिखेगा, उसके बाद कैसा दिखेगा, वो सारी सर्विसेज अवेलेबल है। ये सारी सर्विसेज अवेल करने के लिए आपको कम से कम 20 से 25 हज़ार, अगर आप रेंटल ऑफिस भी लेंगे 8-10 हज़ार रुपए से तो क्या ही ऑफिस मिलेगा MP नगर न्यू मार्केट में। आपको इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज देनी है, ऑफिस मेंटेनेंस खर्चा करना है, आपको फोटोकॉपियर, एसेट्स होने चाहिए, टेलीफोन लाइन्स होनी चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए। ये सब करते कराते आप लगभग 20 से 25 हज़ार के एक्सपेंस, मंथली एक्सपेंस में आ जाते हो, जो कि आप यहाँ पे 2 से 5 हज़ार रुपए देके आप अपना काम शुरू कर सकते हो। दिस इज द सेविंग which you can directly put into your business at the very initial stage, है ना। ये सपोर्ट इंक्यूबेशन सेंटर प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट का। खासकर जो स्लैब की मैं बात कर रहा था, उस लैब में आप टिंकर कर सकते हैं, IT लैब फॉर ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप, आप अपना प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं, AI, ML एंड 3D प्रिंटिंग के साथ आप अपने प्रोडक्ट को रिफाइन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर रिसर्च लैब के तौर पे भी काम कर सकते हैं। तो ये आपका डोमेन होना चाहिए जिसमें आपको काम करना है, वो वाले कंपोनेंट्स वहाँ पे हैं जिसको आप सब्सिडाइज रेंटल बेसिस पे यूज कर सकते हैं। जैसी आपकी नीड है आप वैसे यूज कर सकते हैं, मंथली एक रेंटल देके आप इस लैब में यूज कर सकते हैं। तो आप देखिए आपको कोई भी कंपोनेंट प्रोक्योर करने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन रेंटल बेसिस इन अ सिंगल बिल्डिंग और सिंगल प्रीमाइसेस। आपको हर चीज के लिए अलग अलग नहीं जाना है, तो आपका कितना टाइम एंड रिसोर्सेज सेव होता है। आप देखिए वो सारा टाइम और रिसोर्सेज आप अपने आइडिया पे काम करने में लगाते हैं। तो जर्नी साइकिल ऑफ एंटरप्रेन्योर विद इंक्यूबेशन सेंटर, जब आप एंटर करते हो किसी इंक्यूबेशन सेंटर में तो आपको मेंटरशिप एंड गाइडेंस मिलता है, जिसमें कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आइडिया वैलिडेशन।
एक स्क्रीनिंग राउंड में आपके आइडिया वैलिडेशन होते हैं कि भाई आप जिस आइडिया पे काम कर रहे हैं क्या वो स्केलेबल है, क्या वो फिजिबल है, वो मार्केट सिचुएशन, क्या वो उतनी ग्रोथ कर पाएगा, क्या उतनी वैल्यू दे पाएगा, क्या उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर पाएगा। तो ये सारे जो आंसर से आपको मेंटर्स के साथ डिस्कशन करने पे मिलते हैं जिसमें कि आपका आइडिया वैलिडेट होता है। Then you set up a business using services of professionals like legal की services लेके company secretary की services. I am being a company secretary, I can provide you service of forming a company or a LLP or a partnership firm. उसके बाद आप इन सब अपने बिजनेस इनकॉर्पोरेट करते हैं, अपने ब्रांड मैनेजमेंट को, ब्रांड को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सारी सर्विसेज लेते हैं कि भाई आपने अपना लोगो डिजाइन किया तो उसका ट्रेडमार्क करा लिया, आपने कोई अपना पेटेंट फाइल किया है, तो ये सारी सर्विसेज आप हमारे प्रोफेशनल्स के साथ ले सकते हैं। देन आफ्टर हैविंग अ प्रोडक्ट रेडी यू कैन गो विद बीटा टेस्टिंग विद द एग्जिस्टिंग स्टार्टअप्स अवेलेबल इन द इंक्यूबेशन सेंटर। तो इंक्यूबेशन सेंटर से अच्छी कोई जगह नहीं हो सकती आपको अपने प्रोडक्ट का बीटा टेस्टिंग करने के लिए। तो आप मार्केट में जाएंगे और आपका अगर प्रोडक्ट फेल हुआ तो वो वापस एक्सेप्ट करने में टाइम लेता है, या कई बार तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है। इससे अच्छा है कि इंक्यूबेशन सेंटर में जितने स्टार्टअप्स हैं आप उनको अपने प्रोडक्ट के सर्विसेज को डेमो के तौर पर प्रोवाइड करें, या एप्लीकेशन आपने कोई नहीं बनाई या कोई प्रोडक्ट बनाया है वो उसको अच्छे से यूज करेंगे और आपको जेन्युइन फीडबैक देंगे। बीइंग योर पीयर्स एंड फ्रेंड्स, आपको जेन्युइन फीडबैक मिलेगा और आपको ये सारे सॉल्यूशंस भी देंगे कि आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को कैसे रिफाइन कर सकते हैं। Then they will help you, as an incubator will help you to access to the customers. So यहाँ पे काफी सारे expose होते रहते हैं। We have created a marketplace where startups can launch their products and many authorities can see the product and directly become a first paying customer. So what we offer is offering a first paying customers. Then अगर आप सक्सेसफुली अपना ट्रैक्शन लेके आते हैं और आपको कस्टमर्स मिलते हैं और आपका बिजनेस थोड़ा चल पड़ता है, देन वी कैन कनेक्ट यू टू द पूल ऑफ इन्वेस्टर्स जो कि आपके कंपनी में एज ए एंजल इन्वेस्टर, प्राइवेट इक्विटी, ये सब इन्वेस्ट करने को तैयार रहते हैं। डेट फाइनेंसिंग, बहुत सारे बैंक्स हमारे साथ एसोसिएटेड है जो आपको इनिशियल लेवल पे डिफरेंट स्कीम में फंडिंग करने को तैयार है विदाउट एनी कोलैटरल। सो these all services will help you to scale your business and then you can form the incubation center as a successful startup. You can start up your own company or big office, own your big office or move ahead with the investment in the market. So this is the life cycle of a startup. तो मेजर जो इवेंट्स इंक्यूबेशन सेंटर में हमारे यहाँ पे कंडक्ट करते हैं वो हमारा एनुअल इवेंट है भोपाल स्मार्ट सिटी हैकाथॉन 2018 में हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें कि लगभग 5000 एप्लीकेशंस में से 250 पार्टिसिपेंट्स में से टॉप 20 को हम लोगों ने इंक्यूबेशन सर्विस प्रोवाइड करी थी और लगभग 3 लाख के प्राइज मनी ऑफर किए थे। ये कबाड़ी वाला इज वन ऑफ देम इन 2018। स्मार्ट बीइंग इज द विनर ऑफ द प्रोडक्ट एंड स्वायत्त रोबोटिक्स जो कि आज बहुत बड़ी कंपनी बन चुके हैं ये तीनों। स्वायत्त रोबोटिक्स ने BMW से भी ऑर्डर उठाए हैं और लगभग 3 मिलियन US$ की फंडिंग उठाई है, लगभग 21 करोड़ की फंडिंग उठा चुके हैं ये मार्केट से। कबाड़ी वाला ऑलरेडी रेज्ड 4 करोड़ ऑफ फंडिंग फ्रॉम द प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स। ठीक है। बीनेस्ट समर बूट कैंप हमने ऑर्गेनाइज किया था। समर बूट कैंप में हमारे पार्टनर्स थे 3M एंड HP। 3M जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी पेटेंट होल्डर कंपनी है, लगभग 1.5 लाख से ज्यादा इनके पास पेटेंट है। उनकी MD हमारे यहाँ पे मेंटर हुआ करती है मिस देवरती सेन। फ्यूचर ऑफ MP कॉन्क्लेव हमने कराया था जहाँ पे हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को बुलाया था। उस समय 2018 में हमने सबसे पहला शार्क टैंक ऑर्गेनाइज किया था, जब लोगों को पता भी नहीं था कि शार्क टैंक क्या होता है, तब हम लोगों ने शार्क टैंक ऑर्गेनाइज किया था। उसके बाद हम लोगों ने नवंबर में स्मार्ट सिटी हैकाथॉन 2.0 ऑर्गेनाइज किया। देन अगेन बूट कैंप विद एक्सपर्ट्स इन 2019 सितंबर में ऑर्गेनाइज किया। एंड इसके बाद जब कोविड आ गया तो हम लोग रुके नहीं, हम लोग वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे चले गए एंड देन वी हैव ऑर्गेनाइज्ड इनोनेक्स चैलेंज 2020 दिसंबर में। और इसके बाद हम लोग की जर्नी कंटिन्यू सक्सेसफुली चल रही है। हम लोगों ने लगभग 135 से ज्यादा स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट किया हुआ है पिछले 3 सालों में। तो these are some successful startups जिसमें कि अनुराग असाटी हैं, रिस्बी रोबोटिक्स है जिन्हों की एयरबस चैलेंज फ्रांस में 4th पोजीशन पे रहे थे। हमारे पास
जो स्टार ग्रुप टेक्नो सिस्टम के स्टार्टअप हैं वो आईडेक्स चैलेंज जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कराता है उसके विनर रहे हैं। राजनाथ सिंह जी ने खुद इनको अवार्ड दिया है, जो कि डिफेंस मिनिस्टर थे। इन्वेंटो हैक, व्हाट्सएप भोपाल को भी काफी अवार्ड्स मिले हैं। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजीज ने फर्स्ट डेमो किया था उनका प्रोडक्ट इंडियन आर्मी के साथ सियाचिन ग्लेशियर में। ड्रीम सिस्टम इनोवेशन इज डिक्लेयर्ड द ओवरऑल विनर इन इलेक्ट्रॉन वाइड 2020। और लॉ स्टोरी जो टेक्सपार्क्स कराता है उसमें टॉप 30 में सेलेक्ट होने वाला है हमारा स्वायत्त रोबोटिक्स। सो दीज आर फ्यू अचीवमेंट्स। ऐसी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं हमारे स्टार्टअप्स की। वीनस इंक्यूबेशन सेंटर की भी जो अचीवमेंट है वो बेस्ट स्टार्टअप पॉलिसी अवार्ड मिला हुआ है इनको मोदी जी के थ्रू हम लोगों को। हमारा एशिया स्मार्ट सिटी एक्सलेंस अवार्ड हमें 2018 में मिला है। स्मार्ट प्रोजेक्ट अंडर स्मार्ट सिटी मिशन हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिला है। बेस्ट स्टार्टअप पॉलिसी इनिशिएटिव हमें बीनेस स्टार्टअप को ईटी गवर्नेंस ने दिया हुआ है। जो इम्पैक्ट हम लोगों ने इन सालों में क्रिएट किया है वो 132 स्टार्टअप्स को इंक्यूबेशन देके लगभग 55 स्टार्टअप्स को हम लोगों ने सक्सेसफुली ग्रेजुएट किया है। 50 नंबर ऑफ स्टार्टअप्स इंक्यूबेटेड इन बीनेस एट प्रेजेंट अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। 45 हमारे इकोसिस्टम पार्टनर्स हैं जिसमें यूनिवर्सिटीज भी हैं, इन्वेस्टमेंट फंड्स भी हैं और काफी सारे प्राइवेट कंपनीज भी हैं। 130 मेंटरशिप सेशंस हम लोगों ने 1-to-1 करवा चुके हैं। The major impact what I can see is more than 640 employment opportunities। जो मैं शुरू से बात कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट का जो मेन फोकस है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करने का, वो हम स्टार्टअप्स बहुत अच्छे से केटर करते हैं। इन लगभग इन 50 स्टार्टअप्स में 650 से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी है। एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इन सभी ने मिलकर लगभग 8 करोड़ का इक्विटी रेस करी है। ठीक है, 8 करोड़ का इक्विटी रेस किया और लगभग 7 करोड़ से ज्यादा का इनका रेवेन्यू अचीवमेंट है। तो ये अपने आप में बहुत ही जबरदस्त इम्पैक्ट है इन टर्म्स ऑफ नंबर। आप लोग वैसे भी न्यूज़पेपर्स में बीनेस के बारे में पढ़ते होंगे और रिसेंटली एक बहुत अच्छा पोस्ट आया था दैनिक भास्कर में फ्रंट पेज पे कि 5 साल में 30 स्टार्टअप आइडिया लेकर आए। 12,000 स्क्वायर फीट की जगह में 4 कुर्सियां लगाकर बने करोड़पति। 5 का टर्नओवर 10 करोड़ से भी ज्यादा है। इनमें उन सभी कंपनी के बारे में बताया गया है जिनके बारे में मैं बता रहा था। कवाड़ी वाला, स्वायत्त, एडटेक, क्रायोजेनिक, स्टार ग्रुप, विजबी, ये सभी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी हैं और बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है। जो स्टेट की रैंकिंग जो अभी स्टार्टअप इंडिया ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस करी है उसमें स्टेट की रैंकिंग मध्य प्रदेश की एस्पायरिंग लीडर की आई है। और ये स्क्रीनशॉट आपको बताएगा कि सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है स्टेट की रैंकिंग में वो बीनेस्ट का है। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है उन्होंने भी मेंशन किया है। द की इनिशिएटिव्स बीनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर के बारे में बताया है। हर तरफ उन्होंने बीनेस्ट के जो हैकाथॉन्स और बूट कैंप्स और जो चैलेंजेस होते हैं उसके बारे में मेंशन किया है कि कैसे बीनेस्ट ने स्टेट को एस्पायरिंग लीडर बनने में मदद करी। So thank you so much. This is all from my side. Any further questions if you want to ask, I'm open for the question. And I would like to invite you all to visit incubation center if you have not visited. Many of you have visited, but अगर आपने नहीं visit किया है तो आप कभी भी आके हमें visit कर सकते हैं। If anybody want to ask question, then unmute or kindly write on the chat box. I would like to share the appreciation certificate to Yogesh sir. Is certificate visible, sir? Thank you so much, Yogesh sir, for giving such a wonderful session on startup and innovation. I think more maturity is needed from the audience side to understand the gravity of BNest.
It's a wonderful incubation center as far as the information given by the Yogesh sir. Thank you so much, Yogesh sir, for giving us such a wonderful time and sharing experience on innovation and startup. Thank you so much. I would like to invite any student who is having any query, kindly ask the query. Faculty member may also ask. Yeah. I'm very eager to listen to your queries and answer. Weather is very bad here. Light भी चली गई थी एक दो बार. You are having disconnected as Yes, well yes. in the session. Yeah. So this is part and parcel of like we are open for any challenges. ये सब होता रहता है. हम इस टाइप के सेशंस लेते हैं तो ये सारे टेक्निकल ग्लिचेस होते रहते हैं. Very, very normal. Sir, please provide the mail ID so that student can contact. Sure. I'm writing it in chat box. Connect.yk. So this is my mail ID. You can visit anytime. Dear participant, we are having another If you session from 1 p.m. on IPR. Yogi sir, I think no query from the audience. if you want to no query from the audience. If you want me to play any video of VNest, or it is okay if it is. No, you may play the video, sir. Thank you. Yeah, I will play the video. Is it visible? Yes, sir. Sir, voice is not coming in the video, sir. I think again we are facing network issue. So you can go to YouTube and. So please provide the link of YouTube so that audience may visit later on.
So I'm sharing the link in the chat box. Yes, sir. Actually, there's again a network issue. Right? Anyone can watch it on YouTube. So this is the link. You can go and see the video. Thank you so much. Thank you so much, Yogesh sir, for giving time to us for on innovation startup. I would like to get permission for closing the event. Sure. Thank Thank you. you so much. Thanks.